सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके जो लेक्चर सीरीज़ है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इकोनॉमिक्स वाला जो आपका पार्ट है उसके सभी लेक्चर्स जो हैं आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पे आप विजिट करें। 15 लेक्चर्स जो हैं आपके कंप्लीट लेक्चर जो हैं वो आपको मिलेंगे इस चैनल पे आपके जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के। और एमसीक्यू सीरीज़ जो है हमारी चल रही है। आज ये वीडियो उसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये एमसीक्यू सीरीज़ का 5th या 6th टॉपिक है। इससे पहले भी और वीडियोस जो हैं एमसीक्यू सीरीज़ की आ चुकी हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ तो आ ही रही है, इसके साथ साथ आपको मैं दूंगा इस चैनल पे जो आपके मॉक टेस्ट हैं। आपको मैं देने वाला हूँ इस चैनल पे 10 फ्री मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे इस चैनल पे। उसके साथ आपको एमसीक्यू डेली के आ रहे हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस, जैसे आपके जो इससे पहले के एग्जाम हुए हैं उनमें जो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, हर तरह के जो कंसेप्ट टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अभी अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आपका जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है इसी चैनल को जो है देखा जा रहा है। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और पार्ट बने इस चैनल का। उसके बाद एक चीज़ और जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि हम यहाँ सिर्फ लेक्चर ही नहीं, उसके साथ साथ जो है आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके नोट्स भी। ठीक है, जितने भी आपके नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये टेलीग्राम का हमारा जो है ग्रुप है। ये देखिए यहाँ पे हम इसके जो लेक्चर्स के पीडीएफ्स हैं वो शेयर करते हैं इस ग्रुप में। ग्रुप का नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसके सब्सक्राइबर भी आपको 1.1 के यहाँ दिख रहे होंगे। इसी ग्रुप को सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो ज्वाइन करें जाके। इसी तरह से हमारा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा, इसी नाम से जाके सर्च करें, इसे फॉलो करें या डिस्क्रिप्शन में जो है दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। क्योंकि पीडीएफ्स या फिर जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो हम यही इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स पर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स हैं, आप ज़रूर जाके फॉलो करें। सीधे अब हम चलेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो है आपका कंसेप्ट एंड मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस एमसीक्यू सीरीज इस टॉपिक का अगर लेक्चर नहीं देखा अभी तक नेशनल इनकम वाला, तो वो जाके ज़रूर देखें। वो देख के आए उसके बाद इसको देखें। मैं यही चाहूँगा कि पहले आप उस लेक्चर को अच्छे से सुने। अगर आपने सुन लिया है तो आप इसी वीडियो को कंटिन्यू करें, नहीं तो इस वीडियो को यहीं रोकें, पहले जाके हमारे चैनल पे कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है वो पढ़ें जाके। क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ होगी और एमसीक्यू से आपका वो जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में जो है कोई इसके रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सबसे पहले जाके वो लेक्चर देख लें, उसके बाद में ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है इसको देखें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं वीडियो आप पूरी देखें, एंड में जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए रखे हुए हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा वो आपने बताने हैं। उन क्वेश्चंस के लिए जो है लेक्चर्स को पूरा देखें एंड तक। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, वो आप अपने से वो क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस सेट है वो। तो कुछ दो चार क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एट द एंड जो है आपको मिलेंगे। तो वीडियो आप जो है पूरा देखते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ आर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड जनरली इन हाउ मैनी अकाउंटिंग ईयर्स। इस क्वेश्चन को ऐड करते समय या इसको ऐड करने का यही मोटिव है कि इससे आपको जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट है वो पता चल जाएगा। मैंने इसमें पूरी डेफिनेशन ही कवर किया है कि नेशनल इनकम जो है वो मार्केट वैल्यू होती है किसकी, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि ये पूछ रहा है एक कंट्री प्रोड्यूस्ड करती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, एक एक कंट्री जो है प्रोड्यूस करती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज कितने ईयर्स में। ठीक है, हो मैनी अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है, डेफिनेशन में से एक चीज मिसिंग है कि आपको बताना है कितने ईयर्स में जो है एक अकाउंटिंग ईयर्स माना जाता है एक कंट्री में या फिर इंडिया में। हम जो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं उसमें कितने ईयर्स लेते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं इन 1 ईयर, इन 2 ईयर, इन 3 ईयर या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है। मैं आपको हमेशा जो है टाइम देता हूं कि आप अपने से गेस करें, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपका जो एक अकाउंटिंग ईयर होता है, 1 ईयर होता है, उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो जो है काउंट की जाती है, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, विद इन अ कंट्री। ठीक है,
इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटिंग ईयर इन इंडिया। अब हमें पता चल गया कि एक ईयर जो होता है वो अकाउंट किया जाता है इंडिया में, यानी एक ईयर, ठीक है। लेकिन वो एक ईयर कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, हमें जो है वो इसमें बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके 1 फेब टू 1 मार्च, 1 जन टू 31 दिसंबर, ठीक है। इसके बाद है 1 जुलाई टू 31 अगस्त, उसके बाद है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से जो है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी आपका जो सेशन जो आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है इंडिया में, वो शुरू हो जाता है अप्रैल 1 से और ख़त्म होता है आपका 31 मार्च पे, ठीक है। फिर से 31 मार्च पे जब ये ख़त्म होता है तो नेक्स्ट से सिर्फ फिर 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग ईयर जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर का कंसेप्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है हो मैनी डायमेंशंस टू मेजर नेशनल इनकम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ होगी, पता होगी कि कितने तरीके हैं, कितने डायमेंशंस हैं जिनसे हम एक नेशनल इनकम, एक कंट्री की नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं, नेशनल इनकम को ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कितने तरीके हैं, वो कौन कौन सी वेज हैं, ठीक है, क्या डायमेंशंस हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं 3, 4, 2 या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो राइट आंसर है वो 3, ठीक है। लेकिन ये कौन कौन से 3 डायमेंशन है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। जो आपके डायमेंशन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आप एक कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, यानी प्रोडक्शन के डायमेंशन से भी जो है नेशनल इनकम का पता लगवा सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के वे से भी, डायमेंशन से भी, कि कितनी उसमें प्रोडक्शन हुई वो पता लगा सकते हैं। और तीसरा है आपका, एक हो गया आपका प्रोडक्शन, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो आपका एक डायमेंशन है उससे भी आप लगवा सकते हैं पता कि कितनी नेशनल इनकम है एक कंट्री की। अब मैं फिर से इनको एक्सप्लेन करूं तो प्रोडक्शन यानी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस की गई एक कंट्री में। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो भी लेबर वर्कर काम कर रहे थे उनको जो उनकी पे किया गया, यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो रिवार्ड्स दिए गए, उनको जो उनकी वेजेस दी गई, जो सैलरीज दी गई, उससे भी हम पता लगवा सकते हैं कि कितनी नेशनल इनकम जनरेट हुई एक कंट्री में। इसी तरह से एक्सपेंडिचर यानी कितना एक्सपेंडिचर किया गया, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, या किसी इंडस्ट्री या इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपेंडिचर हो, वो सारा भी हम देख के ये पता लगा सकते हैं कितनी नेशनल इनकम जो है जनरेट हुई एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री में। तो ये आपके 3 डायमेंशंस होते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द रियल फ्लो इन द सर्कुलर फ्लो इज। यानी हमें बताना है कि ये जो रियल फ्लो है सर्कुलर फ्लो में, सर्कुलर फ्लो एक कंसेप्ट है नेशनल इनकम का। आप लेक्चर जाके जरूर देखेंगे सर्कुलर फ्लो क्या होता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब बोल रहे हैं कि ये जो सर्कुलर फ्लो है इसमें एक पार्ट होता है रियल फ्लो, उसका क्या मतलब है, ठीक है, हमें बताना है इसका क्या मतलब है। ऑप्शंस हैं फ्लो ऑफ मनी, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर है फ्लो ऑफ बॉन्ड्स, फिर है नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। जो सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो होता है, रियल फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक होता है रियल फ्लो जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है मनी फ्लो, ठीक है। दूसरा होता है मनी फ्लो जिसमें हम क्या देखते हैं, फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। रियल फ्लो में हम क्या देखते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऐसा फ्लो यानी इस तरह का एक्सचेंज जिसमें मनी जो है वो इन्वॉल्व ना हो, यानी हम कुछ चीज ले रहे हैं और दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन फ्लो हो रहा है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी जो है वो नन हो, ठीक है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी की जो है ना हो, ठीक है। इस तरह के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु कैलकुलेट जीडीपी एस्टिमेट्स इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जो जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया में, उसे कौन एस्टिमेट करता है, यानी उसे कौन कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट जो करता है वो उसके ऑप्शन है आपके पास में, ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी है आपका CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी है आपका NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है डी है आपका GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इन तीनों में से कौन सा वो मिनिस्ट्री है वो
ऑर्गेनाइजेशन है, वो बॉडी है जो आपके जीडीपी के एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करती है। ठीक है, आपके पास में चारों ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा राइट है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा सीएसओ, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका एस्टिमेट करती है किसको, जीडीपी को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ वी नीड जीएनपी, हमें चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए। मैं फिर से बता दूं, आपका जो ये पूरा टॉपिक है इसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट और मेजरमेंट बताना है हमें। मेजरमेंट में हम मेथड्स पढ़ते हैं, किन किन मेथड से हम जो है नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है इसमें हम ये सभी टर्म्स पढ़ते हैं जो अभी हम जिसमें से मैं अभी क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी। ठीक है, इस तरह से एनडीपी, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो आपका अभी क्वेश्चन 6 है, ये आपका कंसेप्ट से क्वेश्चन है। आपका कंसेप्ट है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है जीडीपी, उससे हमें बनाना है जीएनपी। ठीक है, तो विच एलिमेंट हैव टू ऐड, हमें कौन सा एलिमेंट जो है इसमें ऐड करेंगे, किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कि हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑप्शन बी है आपका डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन डी है आपका सब्सिडीज। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अगर हम उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो फैक्टर्स जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं। ठीक है, बाहर वाले देशों में, फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जब वो उनकी इनकम भी हम अपने डोमेस्टिक वाले डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट्स में इंक्लूड करेंगे, जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास जो होगा वो होगा क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच एलिमेंट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड ग्रॉस एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब मैंने जब लेक्चर पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपके दोनों तीनों जितनी भी चीजें हैं जी, जैसे आपका नेशनल से डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल, ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस, आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बनाना है, ये मैंने आपको समझाया था। उसी में से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट मेक द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड ग्रॉस एस्पेक्ट्स, इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस बताता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, बी है आपका फैक्टर इनकम, सी है आपका डेप्रिसिएशन, डी है आपका नन ऑफ द अबव। आपके पास में चार ऑप्शन है। अब जो इसमें से राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसी एस्पेक्ट है जो आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है, किसमें, या फिर डिफ्रेंशिएशन का काज है किसके बीच में, नेट और ग्रॉस के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो तो हम इसे ग्रॉस कहेंगे, अगर डेप्रिसिएशन को हम हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, किस में से, ग्रॉस में से डिडक्ट कर दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा नेट। ठीक है, होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। विच एलिमेंट मेक द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब इनमें से बताना है कौन सा एलिमेंट, सेम एज जैसे हमने 7th क्वेश्चन में बताया, 8th में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी एस्पेक्ट है जो इन दो एलिमेंट्स किसके बीच, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस बताता है। ठीक है, हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन या फिर सब्सिडीज। चार चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और जब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हम फैक्टर कास्ट में ऐड कर दें, तो हम फैक्टर मार्केट प्राइस में से निकाल दें तो हमारे पास फैक्टर कास्ट बचता है, या फैक्टर कास्ट में ऐड कर दें तो हमारे पास मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है वट डू यू मीन बाय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आपके पास में पर्सनल इनकम को क्या हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, इसको क्या हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं,
पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकम जो होती है, क्या हम उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर इन सबको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बचेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज दी आपका पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस। जब टैक्सेस हम किस में से निकाल देंगे, पर्सनल इनकम में से, तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचती है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि आपकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, ये जो आपकी एंड पे कंज्यूमेबल इनकम होती है, यानी सभी टैक्सेस देने के बाद में अब जो आप अपनी इनकम को जो है स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। सिंपली जो आपके पास में सैलरी बाय डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस आती है, यानी सैलरी बाय डिडक्टिंग दी ऑल द टैक्सेस, ठीक है, जो सभी टैक्स डिडक्ट होने के बाद में आपके पास में सैलरी आएगी, वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। बिकॉज यू हैव राइट टू स्पेंड दैट इनकम इन एनी वेज, ठीक है। आप किसी भी तरह से उसको स्पेंड जो है कर सकते हैं, उस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को। तो ये आपकी जो होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। अब नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम। ये आपका जो आगे क्वेश्चन पूछा मैंने डायमेंशंस वाला, उससे उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने हमारे डायमेंशंस हैं उतने ही हमारे मेथड जो हैं वो हैं। जैसे एक्सपेंडिचर वाले जो एस्पेक्ट है, उससे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड निकला। जो हमारा फैक्टर वाला यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, उससे हमारा इनकम मेथड निकला कि कितनी इनकम हम फैक्टर्स को दे रहे हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वाले से हमारे पास में वैल्यू एडेड वाला निकला। तो ये जो हमारे पास है मेथड्स हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है 3 4, आपके पास में ऑप्शन है 3 4 2 और 1, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता है, आपका इसका आंसर रहेगा 3। आपके पास 3 मेथड्स हैं जिनसे आप जो है अपना जो नेशनल इनकम है उसे मेजर कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और पर्सनल इनकम या फिर इनकम मेथड, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके 3 ऑप्शंस हैं, किसके लिए, 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू एडेड मेथड आल्सो कॉल्ड एज। हमें बताना है ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं। सबसे ऑप्शन ए है प्रोडक्ट मेथड, ऑप्शन बी है आपके पास में एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन सी है आपके पास में रेवेन्यू मेथड, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। हमें बताना है कि वैल्यू एडेड मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड यानी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, अगर हम उससे पता लगाते हैं तो उसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू एडेड ऑफ आउटपुट इन वैल्यू एडेड मेथड। यानी यहाँ पे आप इसको डिडक्ट कर दें, यहाँ से आपका रहेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इन वैल्यू एडेड मेथड। हमें बताना है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वैल्यू एडेड मेथड में, एक टर्म है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमें कैसे मिलती है, कैसे हम इसे निकालते हैं। यानी आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे कैसे हम जो है कैलकुलेट करते हैं, किसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट को। आपके पास में ऑप्शन है आउटपुट इनटू प्राइस, ठीक है। यानी जब हम आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ में, हमारे प्राइस के साथ में, या फिर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें प्राइस के साथ में, या फिर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें रेवेन्यू के साथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा आउटपुट इनटू प्राइस, यानी आपका जितना भी आउटपुट है, यानी आपने 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया एक मार्केट में, इनटू इसको 10 जो है वो एक यूनिट का प्राइस जो है वो 10 है। तो हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी वो हो जाएगी यहाँ पे 1000। यानी जब हम इन सभी प्रोडक्ट्स को इनटू कर देंगे, यानी जितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट है उनको इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्राइसेस से, हमारे पास में जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी वैल्यू ऑफ आउटपुट की, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इन वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इनकम मेथड, व्हाट इज द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हमें बताना है जी जो इनकम मेथड है, ये जो इनकम मेथड है ये क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, इसमें क्या क्या हम कवर करते हैं, यानी पूरा आपको इसके बारे में जो है क्या पता है इसके बारे में वो हमें बताना है। फर्स्ट है ऑप्शन ए इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। क्या हर एक इनकम होती है जो इंडिविजुअल्स की, जब हम उसके थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम मेथड कहते हैं। या ये बोल रहा है इनकम पेड या इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, या जो हम इनकम कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल देता है और उसके बदले में कुछ इनकम लेता है या कोई चीज लेता है, उसे क्या इनकम मेथड कहते हैं। या बोथ ए एंड बी, यानी इनकम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल या फिर इनकम पेड एंड रिसीव्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन
सी, यानी इनकम मेथड में हम स्टडी करते हैं कि कितनी एक इंडिविजुअल की जो जितनी भी सोर्सेज हैं इनकम के, वो किसी भी सोर्स से कमा रहा है, वो सारी इनकम्स जो कि टैक्सेबल है, ठीक है, वो सारी सोर्सेज, उसके साथ साथ में कहाँ से उसे इनकम आ रही है और कहाँ वो इनकम जो है पे कर रहा है, इन सब ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम इनकम मेथड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इन इनकम मेथड आफ्टर समिंग दी ऑल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स वी गेट। अब हमने बोला कि एक इंडिविजुअल जो है, हमने बोला कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी सभी इनकम को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके सभी ट्रांजेक्शन्स को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम वो इनकम मेथड में स्टडी करते हैं। लेकिन अब हमें बताना है जब हम इसे सभी इसकी सभी इनकम सोर्सेज को पता लगा लेंगे, इसके सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हम जो चीज हमारे पास में होगी वो क्या होगी, ठीक है। हम क्या इसके इसके सभी इनकम्स को सम करने के बाद में हमारे पास में क्या जो है निकल के आएगा। ऑप्शन है आपके पास में जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कास्ट यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया कि आपके तीन जो है मेथड्स हैं नेशनल इनकम के अकाउंटिंग को, हर एक मेथड का अलग अलग रोल है। हर एक मेथड को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो लास्ट वैल्यू आएगी, जैसे इसकी मैंने बोला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट आ रही है, तो हर मेथड की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसकी कुछ अलग वैल्यू है, हमने पढ़ा इनकम की जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट है, इसी तरह से वैल्यू एडिड की अलग से है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एट द एंड जो है हमारे पास में क्या निकल के आएगा जब हम इसकी होल कैलकुलेशन करेंगे। तो ये लेक्चर्स में मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये है कि इनकम मेथड से जो हमारे पास में आएगा वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ अ मेजरिंग नेशनल इनकम इंक्लूड्स। अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर मेथड जो है नेशनल इनकम को मेजर करने का एक मेथड है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमें बताना है क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शंस आर ओनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओनली सी, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। मैं आपको बता दूं एक्सपेंडिचर मेथड में आपका सी प्लस आई प्लस जी ये तीनों ही एस्पेक्ट आती हैं। और अगर ओपन इकोनॉमी है यानी फॉरेन ट्रेड जो है वो भी इंक्लूड है, तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये सारे मिला के जो है आपका क्या बनेगा, आपकी बन जाएगी जीडीपी, ठीक है। जीडीपी जो है इन्हीं सारे एलिमेंट से बनती है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को स्टडी करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा बोथ ए एंड बी, यानी ये तीनों चीजें कंजम्पशन भी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, ये सारे एक्सपेक्ट जो है आपके कवर होते हैं किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। नेक्स्ट है What are the difficulties during measuring the national income by using these methods? हमने जो तीनों मेथड पढ़े हैं, हमें पूछा गया है क्या डिफिकल्टीज आती है इन मेथड से हमें नेशनल इनकम मेजर करने में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, सेकंड है आपका गवर्नमेंट एक्टिविटीज, थर्ड है आपका डबल काउंटिंग, और है ये ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन। आंसर आपको पता होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, लेकिन एक एक एस्पेक्ट को मैं आपको फिर से इसको स्टडी करके बता देता हूँ अच्छे से। तो आपका फर्स्ट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्यों ये एक डिफिकल्टीज है, क्योंकि अब हर एक हमने ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि नेशनल इनकम में वही चीज इंक्लूड होगी जो मॉनेटरी टर्म में ट्रांजेक्शन हुई होगी, यानी ऐसी ट्रांजेक्शन जो मनी की फॉर्म में हुई होंगी। नॉन मनी फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन होंगी जैसे हमने रियल फ्लो देखा, वो जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। यानी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करना या उनकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, पहली चीज। दूसरी चीज है हमारे पास गवर्नमेंट एक्टिविटीज, मतलब गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जैसे सब्सिडीज, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं होता, उन्हें भी हम जो है इंक्लूड नहीं कर पाते नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज है आपकी डबल अकाउंटिंग। डबल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है
कि कोई ऐसी चीज जिसको आपने पहले इंक्लूड किया हुआ है जब आप एक लिस्ट बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं नेशनल इनकम का, लेकिन उस चीज का 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है। यानी एक बार जब पहले यूज हुआ उसको आपने तब भी रिकॉर्ड कर लिया, जब फिर से यूज हुआ उसका फिर से रिकॉर्ड हो गया, तो यानी यहाँ पे वो उसका अमाउंट जो था 100 रुपए था, यहाँ फिर से आपने किया, यहाँ फिर से 100 रुपया हो गया। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास में टोटल निकल के आ जाएगा 200, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 100 थी। इसलिए आपको ये जो डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है ये आती है किसमें, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये आपका 16 क्वेश्चन था, इसका आंसर जो रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपका 17 क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जीडीपी आपकी 2 तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल, एक होती है रियल। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट, सॉरी जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, 2 बार में ये ऑप्शन ऐड हो गया, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी करंट और कांस्टेंट में से कौन सी जो होती है उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए, ऑप्शन ए, जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब है जब भी हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी एस्टिमेट करने के लिए हम जो है एक बेस प्राइस लेते हैं, ठीक है। बेस प्राइस लेते हैं, बेस प्राइस यानी कोई ऐसा प्राइस जिसके अकॉर्डिंगली हम करंट प्राइस को कंपेयर करेंगे उसके साथ में, ठीक है। तो जब हम बेस प्राइस पे जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं उसे हम रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम करंट प्राइस सॉरी कांस्टेंट प्राइस पे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम करंट प्राइस पे करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी, यानी जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन इंक्लूड करके जब हम उसमें जीडीपी को एस्टिमेट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट प्राइस, उसे हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 18, 19 और 20। यहाँ पे लिखा है इज जीडीपी इज गुड इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। हमें बताना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आप इसे 3 लाइन्स में करें, 4 लाइन्स में करें, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या अपने से भी इसे प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस जो है अपने पास में कर सकते हैं। इज जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर, क्या ये जो जीडीपी एस्टिमेट हम करते हैं ये एक अच्छा इंडिकेटर है सोशल वेलफेयर का या नहीं। उसी तरह से है आपको क्वेश्चन नेक्स्ट है 19 के जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2020 क्या रही आपकी ओवरऑल जीडीपी। क्वार्टर्स की नहीं बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टर्स की मैंने लेक्चर्स में बताई हुई है, लेकिन ये जो ओवरऑल इस बार आपकी 2020 की जो जीडीपी ग्रोथ रही वो कितनी रही वो आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 20 है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। आपको बताना है किस ईयर में हमारी हाईएस्ट और किस ईयर में लोवेस्ट जीडीपी रही है आज तक इंडिया की, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका जितने भी क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े उनके आंसर कीज, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है आपको ये मिलेगा हमारे या तो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, दोनों ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके जो है इसे इजिली जो है ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सभी लेक्चर्स जो हैं कंटिन्यू आ रहे हैं, लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यू आ रही है, मॉक टेस्ट जल्दी आएंगे। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें कंटिन्यू इसी तरह की वीडियोस के लिए, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हर एक वीडियो के लिए। थैंक यू।